ऊंचाई पे आगे बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व, जो अभी सम्राट चौधरी जी ने भी कहा था, पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस तरह का अनुराग दिख रहा है, भारत के प्रति जो अनुराग दिख रहा है, मॉर्निंग कंसल्टेंट लगातार विश्व के सारे नेताओं में उनको 76% वोटिंग के साथ नंबर 1 की रैंकिंग दे रहा है। और आज एक और मजेदार बात सोचिए साहब, हम 5वीं अर्थव्यवस्था किसको पीछे करके बने? इंग्लैंड को पीछे करके, जिसने हम पे हुकूमत की थी। चर्चिल कहता था कि अंग्रेजों का भारत पे राज करना इसलिए जरूरी है कि इन्हें राज करना नहीं आता, और आज संयोग देखिए कि आज उनके देश में ऐसी उठापटक हुई कि उन अंग्रेजों को एक भारतीय मूल का व्यक्ति बता रहा है कि राज कैसे किया जाता है। और पहली बार ऐसा है, यह भी एक सुखद संयोग, कोई संयोग माने या दैव योग माने, कि उस इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वहां का प्रधानमंत्री इस बार दिवाली दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा भाव से मना रहा है। और वो कहता है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं और मेरी टेबल के ऊपर गणेश जी की एक प्रतिमा विराजमान रहती है मुझे प्रेरणा देने की। तो मैं इसी पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो स्वप्न का विषय था कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर। उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के खड़े हो जाइए। स्वर्ण भूमि के स्थान से ही आगे बढ़ना है। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। और जो एटॉमिक बम छोड़ा जाता है इंटरमीडिएट रेंज या लॉन्ग रेंज मिसाइल के द्वारा, तो वो भी स्पेस में जाके लोअर ऑर्बिट तक आकर अर्थ पर अटैक करती है, और वहां पे अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं तो हमारी सुरक्षा अभेद्य हो जाती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको याद हो, एक दौर था जब 23 अक्टूबर 2013 को यहीं पटना में रैली हुई थी और मोदी जी की सभा में बम विस्फोट हुए थे। एक दौर था जब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले लोग थे। बोध गया के मंदिर में 2013 में ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा। और इससे पहले कि कोई निष्कर्ष आता, दिग्विजय सिंह जी ने ज्ञान भी दे दिया था। पर अब वो दौर चला गया, अब वो स्थितियां नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा को जिस ढंग से मोदी जी ने सुदृढ़ करने में सफलता हासिल की है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि भारत का भविष्य अब बड़ी प्रखरता और प्रबलता के साथ आगे जाने वाला है। मैं समाप्त करने से पहले एक पॉइंट और रिमाइंड कर दूं साहब, डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है। तो वो बिहार की स्थिति दिखा रहा था कि वो बता रहा था कि जब वो नालंदा जाने का रास्ता दिखा रहा था तो उसने बताया इसी रास्ते से चीन का यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में यहाँ गया था। तो जानते हैं वो जो विदेशी था, वो कहता सड़क की हालत देख के लगता शायद उसके जमाने के बाद से कभी ये सड़क बनी नहीं है। वो दौर था। और अब वहां से हम इतने बदलाव की तरफ आए तो जानते हैं उसमें माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि इफ इंडिया मूव्स इन राइट डायरेक्शन बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी वही जो अमृतकाल समाप्त होने के समय 2050 की बात वो करा, 2047 की बात मोदी जी ने आज किया है। बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कहा बिगेस्ट एंड रिचेस्ट country of this world, the place at which it remained most of the time in the history। यानी हम दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध राष्ट्र होंगे। इतिहास में अधिकतर समय हम जहां रहे हैं। आया 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव योग। और दैव योग कैसा? जब जजमेंट आया 2019 में, तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति समाज से थे। अब जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति समाज से पहली राष्ट्रपति है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अति पिछड़े समाज से आते हैं। अर्थात सबको सम्मान, सबका स्थान, सबको सत्ता में स्थान। तो जो भगवान राम के काल में हुआ था वही इस समय राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। जो सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो राम की कृपा से वो दिख भी रहा है। और फिर इतना ही नहीं हो रहा है, जो बात मैंने पहले पार्लियामेंट में भी बोली थी उसको मैं रिपीट कर देता हूं। जो लोग कहते हैं इससे हासिल क्या होने वाला भाई, इससे क्या मिल जाएगा?
तो उनको बताना चाहता हूँ, जिनको जो कहते हैं कि क्या मिल जाएगा, पहले तो आप समझ लीजिए कि एक अनुमान के अनुसार मंदिर बनने के बाद एक साल में लगभग 12 करोड़ लोग, 10 से 12 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है एक साल में। अब आप केवल इतना समझ लीजिए, यदि एक आदमी आना जाना टिकट विकट मिला के कोई ज़्यादा नहीं 2-3 हज़ार रुपया खर्च करे, अरे भाई टिकट होगा, आना जाना, रुकेगा, खाएगा पिएगा, कुछ तो खर्च होगा, तो मतलब कितना हो गया कि 20 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का तो इकोनॉमी में सीधा दिखाई पड़ रहा है। और अभी शुरुआत में 50 हज़ार करोड़ की इकोनॉमी का प्रभाव दिख रहा है। फिर भी जब ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? 1 बिलियन से कम। अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी अप्रैल 1991, 2 बार रुपए का अवमूल्यन अगस्त और सितंबर 1991, और उसके बाद उस समय विवादित ढांचा भी टूटा और अर्थव्यवस्था का जर्जर हो चुका नेहरूवियन सोशलिज्म का ढांचा भी टूटा। भारत की अर्थव्यवस्था ने नया स्वरूप लिया, राम मंदिर ने नया स्वरूप लिया। उसके बाद 2003 में जब खुदाई हुई और खंबे दिखाई पड़े, यही वो समय था जब भारत 2003-04 में करंट अकाउंट सरप्लस हुआ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1 बिलियन से कम था 100 बिलियन के ऊपर गया। 2019 में जब जजमेंट आया और 2020 में शिलान्यास हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन के ऊपर था, अब 600 बिलियन के ऊपर है। यानी आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, 2रे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले भी हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं, दक्षिणी ध्रुव तक। और हर देश को अधिकार होता है कि उस पॉइंट का नाम रखे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पॉइंट का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। अब यहां समझिए सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा है, शिव और शक्ति दोनों, बाकी दुनिया में किसी भी धर्म में भगवान या ईश्वर सिर्फ पुरुष होता है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं होता है। यहां शिव शक्ति। और जब नई संसद का श्री गणेश हुआ तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित हो गया, महिलाओं को विधानसभाओं और लोकसभा में भी स्थान। सोचिए इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने के बाद अब जो है वो मंदिर में प्रवेश होने जा रहा है। और फिर इतना नहीं, आज G20 में हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था है 7.8% के साथ। और हम उस स्थिति में आज पहुंचे हैं कि कभी भारत की ऐसी स्थिति नहीं रही कि हम दुनिया की टॉप 7 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हो। अभी IMF ने क्या कहा है कि अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी रहेगी पूरी दुनिया को ग्रोथ देगी। और ये ऐसे ही नहीं कहा है, मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं,